हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर आपके चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे NTUC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं, तो 2018 का मैंने आपको 75 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम लोग करेंगे 76 क्वेश्चन, वो करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो 76 क्वेश्चन जो आपका बता रहा है वो है कि शैक्षणिक पर्यवेक्षण का मूल्य प्रयोजन क्या है। आपने देखा होगा कि स्कूलों में चेकिंग करने के लिए टीचर्स आते हैं, अधिकारी जो एक तरह से अधिकारी होते हैं वो स्कूलों में चेक करने के लिए आते हैं। तो वो जो शैक्षणिक पर्यवेक्षण उनका पर्यवेक्षण होता है, उसका मूल प्रयोजन क्या होता है। आखिर कहते हैं कि आज स्कूल में आपने सुना होगा कि आज डिप्टी साहब आ रहे हैं, स्कूल की चेकिंग होगी, बच्चों की उनकी शिक्षा की चेकिंग होगी। तो इसका प्रयोजन क्या रहता है, आखिर किस उद्देश्य के लिए लोग करते हैं उस चीज़ को। तो देखिए, पहला आपका ऑप्शन है कि बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना। देखिए, परिणाम से उसका कोई मतलब नहीं है, वो लोग केवल ये देखने आते हैं कि आप बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं उसका शिक्षा का उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, किस तरीके की शिक्षा ले रहे हैं, उनका जो विकास हो रहा है शिक्षा में किस तरीके से हो रहा है, शिक्षा किस तरीके से उनको कराई जा रही है, शिक्षण कार्य किस तरीके से हो रहा है, ये उनको जांच करते हैं। उनको पेपर से, परिणाम से कोई मतलब नहीं, सुनिश्चित करने से कोई मतलब नहीं। दूसरा है स्कूल में प्रभावी शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करना। तीसरा है स्कूल में अधिगमकर्ताओं की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करना। अब जो अधिगम करता है, जो बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, उसकी उपस्थिति यानी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये उसकी उपस्थिति या अटेंडेंस सुनिश्चित करना ये इनका कार्य नहीं है। 4 है कि निर्धारित नियमों और जो प्रक्रियाएं हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, ये भी नहीं है। जो आपका सेकंड है कि स्कूल के प्रभावी शिक्षण अधिगम, यानी जो शिक्षा हो रही है, जो लर्निंग हो रही है, अधिगम हो रहा है, उसके वातावरण को, जो वातावरण है उसको सुनिश्चित करना। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका 77 है। इसमें आपको ये एक तरह से आपका सम दिया हुआ है, स्टैटिक्स का है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें तो बच्चों, मैं इसके लिए मैंने कहा था वीडियो बनाने के लिए, जब ये क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो में आपको करा दूंगी। अगर इसके हिसाब से, अगर वैसे देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो है आपका वो 70 है। अगला क्वेश्चन है कि ये आपका 78 है कि प्रशिक्षण, इसमें आपका ये है कि एक सेट 1 में आपके परीक्षणों के प्रकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके उसके बारे में विवरण दिया हुआ है। तो इन दोनों को आपको मैच करना है। तो पहला आपका है मानकीकृत परीक्षण क्या होते हैं। अब देखिए, जो मानकीकृत परीक्षण होता है वो आपका, इसमें जो मानकीकृत जो आपका परीक्षण होता है, पहली बात तो ये है कि इसको विशेषज्ञ जो होते हैं उनके द्वारा, जो अनुभवी लोग हैं इस क्षेत्र में, ठीक है, जैसे हम लोग के नेट के पेपर होते हैं तो इस क्षेत्र में जो भी प्रोफेसर होंगे या जो उनसे और भी ज़्यादा उच्च अनुभवी होंगे, वो जो होते हैं विशेषज्ञ, वो इसके लिए पेपर बनाते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, मल्टीपल टाइप के होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो और ये जो होता है वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है और जो प्राप्तांक हैं वो लिए जाते हैं। तो ये इसका मानकीकृत जो भी परीक्षण है वो विशेषज्ञ तैयार करते हैं। तो आपका चौथा ठीक है इसमें। अगला है कि मानक संदर्भित परीक्षण। अब ये मानक जो होते हैं, यानी कि नॉर्म्स, जो हम लोग बच्चों के लिए कोई भी नॉर्म्स बनाते हैं, जैसे कोई भी आपने परीक्षण बनाया तो उसमें बहुत सारे नॉर्म्स लिखे हुए हैं, नॉर्म्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो ये इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आप देखिए जो सेकंड है आपका कि व्यक्तियों के सापेक्षिक स्थिति की दृष्टि से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो आपका परीक्षण है, व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति, उनके सामने, जैसे 2 स्टूडेंट हैं या आपके 2 क्लासेस हैं,
ठीक है, दो क्लासेस हैं वो एक ही एज ग्रुप के हैं, तो उनकी तुलना करने के लिए ये नॉर्म्स दोनों के लिए, दोनों का जो परीक्षण होगा उसके लिए नॉर्म्स बनाए जाएंगे। और एक विशेष जैसे एक जो परीक्षण करना है वो एक विशेष आयु वर्ग के लिए निर्धारित होंगे नॉर्म्स। अगर वो किसी और क्लासेस के लिए हो रहा है तो उसके लिए अलग से नॉर्म्स निर्धारित किए जाएंगे। तो वो कहने का तात्पर्य है कि आगे व्यक्तियों की सापेक्षिक स्थिति की दृष्टि से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है जो आपका ये नॉर्म संदर्भित परीक्षण है। तो इसका आपका सेकंड ठीक होगा। अगला है सी। इसमें जैसे कि निदान की बात की गई, डायग्नोस करने की बात कही कि इसमें क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है। इसमें देखिए जैसे टीचर ने कोई भी परीक्षण लिया, टीचर ने कोई भी एग्ज़ाम लिया बच्चों का, तो जब वो जांच करता है उसकी तो देखता है कि बच्चों की क्या कमियां हैं, बच्चे कौन सी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं कर पाए हैं या उनको समझ नहीं आया है उसको, तो वो लोग उसको फिर उसके लिए बच्चों को पहले तो उसको समझाया जाता है और फिर उसका दोबारा उस चीज़ का परीक्षण लिया जाता है, यानी कि इसको निदान किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका जो ये आगे सहायता, इसमें लिखिए तीसरा वाला, आगे सहायता के लिए जो अब जैसे उनका जो भी डायग्नोस किया गया, जो उनको पता चल गया टीचर को ये चीज़ बच्चे को समझ नहीं आई है, तो आगे सहायता के लिए छात्रों के मजबूत पक्ष को और कमज़ोर पक्ष का विश्लेषण करते हैं। ये परीक्षण इसलिए लिया जाता है कि जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, उसकी जो उसका मजबूत पक्ष क्या है और कमज़ोर पक्ष क्या है, कौन सी चीज़ उसको समझ में, कौन सा कंसेप्ट उसको समझ में आया, कौन सा नहीं आया, इस बात की जांच करने के लिए हम जो ये परीक्षण लेते हैं। यानी कि सी का आपका जो हो गया वो तीसरा होगा। आपका अगला है कि निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। ये आपका इसमें एक तरह से जो भी बच्चा पढ़ा है पूरे साल उसका एक तरह से निष्कर्ष निकाला जाता है कि उससे रिलेटेड होते हैं ये। तो ये आपका है कि किसी पूर्व जो पहले से निर्धारित मानक हैं, जो पहले से निर्धारित आपके नॉर्म्स के अनुसार जो अंक हैं, अंकों की तुलना की जाती है। ठीक है, ये इसका है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारा जो ठीक होगा वो आपका है सेकंड, आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है, ये भी आपका सम है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अच्छा 80 क्वेश्चन देखिए, 80 में क्या पूछ रहा है, एक परीक्षण पर एक छात्र का जो प्रतिशतांक रैंक है वो 67 था, इसका अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ पूछ रहे हैं। तो देखिए पहले में छात्र ने 67% अंक प्राप्त किए, दूसरे में 33 छात्रों के अंक उसके अंकों से कम थे। अब हम लोग 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन आपका है, इसमें बताया है कि किसी परीक्षण पर एक छात्र का जो प्रतिशतांक है, रैंक जो है वो 67 था, तो इसका अर्थ क्या है। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ ये है, इन्होंने कहा है कि एक बच्चा है जिसके कि क्लास में जो अंक आए हैं, जो रैंक आई है उसकी वो 67 रैंक है उसकी, और 67% उसने मार्क्स पाए हैं। तो इसका अर्थ क्या है। अब जो पहला इसका ऑप्शन देखिए, छात्र ने 67% अंक प्राप्त किए हैं, एक यह अर्थ है कि दूसरा है कि 33% छात्रों के अंक उसके अंक से कम है, ये मतलब है कि थर्ड जो है कि 67% छात्रों के अंक उसके अंकों से अधिक है, कि 4 आपका ऑप्शन है कि 67% छात्रों ने उसके अंकों से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो जो भी अगर कोई बच्चा किसी क्लास में 67% नंबर लाया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 67% बच्चे हैं वो उसके अंकों से कम अंक उन्होंने पाए हैं, मतलब उससे जो उसने रैंक प्राप्त की है, तो जो नीचे के बच्चे होंगे उतने ही लोगों ने कम अंक प्राप्त किए हैं, इसका मतलब ये है। तो आपका 4 ठीक होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि ये आपका एक सम है जो इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। अगला है 82 है, निम्नलिखित में कौन सा पद अभिक्षमता पद के सबसे अधिक निकट है। अब देखिए इसमें इन्होंने
जैसे योग्यता है, उपलब्धि है, क्षमता है और आपका अंतः शक्ति है, ये सभी थोड़े थोड़े हैं। लेकिन इन्होंने जो बात पूछी है, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा निकट कौन सा है। अब सबसे ज़्यादा निकट अगर हम लोग देखते हैं तो आपका इन जो अंतः शक्ति है, जो अंदर की उसकी शक्ति है, जो वो पोटेंशियल जो उसके अंदर है, वो चीज़ जो है वो अभिक्षमता के ज़्यादा निकट है। तो इसके हिसाब से इनका आपका जो ठीक होगा वो 4 है। अब 83 में बताया गया है कि कथनों की निम्नलिखित सूची में उन कथनों का पहचान कीजिए जिनका संबंध शिक्षण की अंतःक्रिया विश्लेषण से है। अब नीचे आपके कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अब जो कथन है उनको देखिए। कथन में कहा गया है कि शिक्षक ही निर्णय लेता है कि उसे क्या पढ़ाना है, एक इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने बताया कि शिक्षक अधिगम संबंधी कार्यों का आयोजन करता है, उसकी निरीक्षण करता है। शिक्षक योजनाबद्ध पुनर्वृत्ति करता है। डी आपका है अधिगम संबंधी परिणाम निर्धारित किए जाते हैं। ई है शिक्षण विद्यार्थियों को अधिकतम कार्य संगत और न्यूनतम कार्य संगत रखता है। और एफ है आपका कि शिक्षण अधिगम परिणामों का आंकलन करता है। तो हम लोगों को जो देखना है वो है आपका, इन्होंने बताया है कि उन कथनों की पहचान करिए जिनका संबंध जो है वो शिक्षा की जो अंतःक्रिया, जो इंटरेक्शन होता है क्लास में, विश्लेषण, उसके विश्लेषण से जो मैच करते हैं वो देखना है। तो अगर हम इसका पहला देखते हैं कि शिक्षक ही निर्णय लेता है और कि उसे क्या पढ़ाना है, तो देखिए शिक्षक निर्णय तो लेता है लेकिन जो भी उसके विषय चुने हुए हैं, जो भी उसके उद्देश्य हैं वो भी मैटर करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। और आगे है आपका कि शिक्षक अधिगम संबंधी कार्यों का आयोजन करता है। हाँ, ये ठीक है कि शिक्षक जितने भी लर्निंग के संबंधी कार्य हैं उनका आयोजन करता है, उनका निरीक्षण करता है, तो सेकंड आपका ठीक है। और फिर शिक्षक योजनाबद्ध पुनरावृत्ति कराता है, ये भी ठीक है। अधिगम संबंधी परिणाम निर्धारित किए जाते हैं, ये आपका नहीं है। और उसके बाद है शिक्षक विद्यार्थियों को अधिकतम कार्यसंगत न्यूनतम कार्यसंगत रखता है, ये आपका ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ठीक होगा, एक आपका ठीक है बी ठीक है आपका, और सी ठीक है, बी और सी, और आपका ठीक है ई। तो इसके हिसाब से आपका पहला जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक अभिक्रमित अधिगम के संदर्भ में, यहाँ जो आपकी प्रोग्राम लर्निंग होती है उसकी बात हो रही है कि संदर्भ में किसे अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक कहा जाएगा। अब अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक यानी कि इसमें आप देखेंगे अगर इस टर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्किनर की बात हुई है, गिलबर्ट की बात हुई है, क्रोडर की बात हुई है और आपकी मैगर की बात हुई है। लेकिन इन्होंने कहा है कि अभिक्रमित अधिगम के संदर्भ में देखना है हमको कि अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक कौन था। तो उसका अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक जो था वो क्रोडर था। अब आपका 85 है। 85 में आपको बताया गया है कि दो सूचियां आपको दी गई हैं जिसमें कि एक तरफ आपकी प्रविधियां हैं, दूसरी तरफ अभिक्रम विकास का चरण है। तो देखिए पहला है व्यवहार संबंधी उद्देश्यों का लेखन। जो व्यवहार होता है किसी भी छात्र का जो व्यवहार है उससे संबंधित उद्देश्यों का लेखन हम जब करते हैं तो उससे जो अभिक्रम है यानी कि जो प्रोग्राम विकास का कौन सा वो स्टेप है वो देखना है हमको। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे आपका तो
ये अभिक्रम विकास से पूर्व की बात है। जब जब हम व्यवहार संबंधी उद्देश्य लेखन करते हैं, किसी भी चीज़ की जब हम व्यवहार संबंधी उद्देश्यों का लेखन करते हैं तो वो कब होता है? वो होता है अभिक्रम, जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, जो लर्निंग का प्रोग्राम हम कर रहे हैं बच्चों का, वो अभिक्रम विकास से पूर्व पहले होता है। तो इसका 4 ठीक है। और आगे है प्राथमिक लेपन। प्राथमिक लेपन जो होता है वो जब है इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी कि प्रस्तावना जब रखते हैं, प्रस्तावना रूपरेखा हेतु, तो इससे इसको मैच कर देंगे। प्राथमिक की बात हो रही है तो प्रस्तावना और रूपरेखा हेतु से इसको मैच कर देंगे। फिर आपका है सी, अनुबोधन करना। अब अनुबोधन का मतलब क्या होता है? अनुमोदन का मतलब होता है किसी जो जो हम प्रोत्साहन देते हैं, जो हम उत्साह बढ़ाते, इनकरेज करते हैं बच्चों को, कोई भी वो अच्छा कार्य करते हैं उसके लिए इनकरेज करते हैं। तो इससे क्या होता है? अनुमोदन का मतलब ये है, जैसे प्रॉम्प्ट करना, किसी बच्चे को जब प्रॉम्प्ट करते हैं यानी कि उसको हम इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो इससे कौन सा स्टेप होगा? तो इसमें देखिए ये है, इसमें आपका चरणों में व्यवहार तय करने हेतु, यानी कि जो बच्चे का व्यवहार है, बच्चे का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको जो चेंजेस है, उसको चेंज करने की जो स्टेप है, उसको परिवर्तन लाने के लिए हम स्टेप बनाते हैं। चरणों में व्यवहार तय करने हेतु, ये इसका ऑप्शन हो गया। डी है आपका परीक्षण करना। अब परीक्षण करने का जो है, इसमें आप देखिए इसका है अनुबोधन प्रत्याहरण के दौरान, ये इसका है। परीक्षण का जो डी है आपका, उसका सेकंड है कि अनुबोधन प्रत्याहरण के दौरान, ये परीक्षण का इससे मैच कर देंगे। तो इसके हिसाब से आपका जो होगा वो है, हाँ, इसका आपका 4 बिल्कुल ठीक है। अब 86 क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए गए कथनों की सूची में कौन से कथन शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के अर्थ और प्रयोजन और इंगित करते हैं? तो अब इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन से कथन हैं जो इस चीज़ को बता रहे हैं। तो पहला आपका है कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी जो ईटी है आपकी, वो अधिगम परिणामों को बेहतर बनाती है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो अधिगम परिणामों को बेहतर बनाती है। वो जो भी हम अधिगम बच्चा लर्निंग करता है उसमें बहुत उसके लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है आपका, इन्होंने बताया है क्या शैक्षणिक प्रौद्योगिकी शिक्षा की लागत को कम करती है? ऐसी कोई बात नहीं है कि लागत को कम करती है। और आगे है आपका कि सी है, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रयोक्ता अनुकूल होती है। ऐसे भी इसमें ऐसे कोई जो ईटी होती है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कभी अनुकूल भी हो सकती है, कुछ कभी प्रतिकूल भी है, तो अनुकूल वाली बात इसमें नहीं है। और डी आपका है कि शैक्षणिक प्रौद्योगिकी जो है आपकी परिणामों की प्रभावकारिता सुनिश्चित करती है। और आगे है कि शिक्षण अधिगम प्रणाली प्रभावी बनाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका है। तो अगर इसका आपका देखते हैं तो एक तो आपका हो गया ए है आपका, और डी है, और एक आपका ई है कि शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका है। और तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ए ठीक हुआ, और डी ठीक हुआ, और ई, यानी कि 4 आपका बिल्कुल ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से किस संचार प्रतिमान में संदेशों के संकेतन एवं विसंकेतन की सबसे अधिक संभावना है? ये इन्होंने कहा है। तो देखिए, जो ये अगर इसकी इंग्लिश की टर्म में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे
इनकोडिंग और डिकोडिंग की बात हो रही है। जो मैसेज होते हैं उसके इनकोडिंग डिकोडिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये कौन सी परिस्थिति में संभावना है इसकी। तो इसका जो 4 ऑप्शन है आपका कि सहयोगात्मक परियोजनाओं पर आधारित जो क्रियाविंतकारी प्रतिमान हैं, मॉडल्स हैं, उनमें इनकी ज़्यादा अधिक संभावना है। तो ये आपका 4 ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण के किस प्रतिमान में के माध्यम से पूर्वापर्य सन्निकटन के सिद्धांत का सबसे अधिक उपयोग अनुभव सिद्ध रूप से प्रदर्शित होता है। तो ये आपका जो ये प्रोग्राम है, ये अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिमान जो है उसमें ये प्रिंसिपल जो है लागू होता है। पूर्वापर्य यानी सन्निकटन के सिद्धांत जो हैं ये इसमें लागू होता है, आपका अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिमान। और ये क्वेश्चन आपने जो 22 एक क्वेश्चन जिसमें पढ़ा था उसमें भी ये बात बताई गई थी, सिद्धांत को बताया था कि स्किनर का जो सिद्धांत है उसमें भी वो इस बात को फॉलो करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में ये बात कही गई है। तो इसका जो आंसर है आपका सेकंड होगा। अब है 89 की ड्यूशेन निम्न में से किसका सबसे सामान्य रूप है। अब ड्यूशेन जो है वो क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब ये है कि ये एक मांसपेशीय दुर्विकास, यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनका जो ठीक से विकास नहीं होता, उससे संबंधित ये एक तरह से परेशानी है या कठिनाई है, बीमारी है। ठीक है, ड्यूशेन इसको कहते हैं। तो आपका 3rd ठीक होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम निःशक्तता वाले छात्रों के संदर्भ में सही है। अब इसमें देखिए इन्होंने ऑप्शन बताए हैं कि उसमें अधिगम यहाँ पे जो शिक्षा होती है यानी कि लर्निंग जो हो रही है उसमें वो बच्चे निःशक्त हैं, और शारीरिक रूप से यहाँ पे बात नहीं हो रही क्यों निःशक्त हैं, यहाँ पे अधिगम के रूप में लर्निंग में वो किस तरीके से निःशक्त है उसकी बात हो रही है। तो उनमें प्रत्यक्ष रूप से दुर्बलता दिखाई पड़ती है। अगर अधिगम उनका ठीक से नहीं हो पा रहा तो प्रत्यक्ष रूप से उनकी दुर्बलता दिखाई देती है, जिसमें सोचने और तर्क करने की संबंधी प्रत्यक्ष परक कौशल जो प्रभावित होता है। तो जिसका पहला है वही ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को 2 सेट दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है आपको। तो पहले देखिए, एक तरफ आपके विचलन की प्रकृति को दर्शाने वाले शब्द हैं, जैसे कोई कमियां हैं कोई भी किसी चीज़ की, या और उनसे संबंधित जो दुर्बलताएं हैं उनके बारे में आपका इधर है। तो दोनों को मैच करना है। तो पहला आपका जैसे है परामस्तिष्क। अब जो परामस्तिष्क जो है, इसको परामस्तिष्क घात जो होता है वो उससे कौन सा रेट होगा। तो आप अगर देखेंगे तो इसका जो 5th है कि दूरदृष्टि संबंधी विकास। और अगर तीसरा देखते हैं कि गतिविधि एवं भंगिमा मुद्रा संबंधी विकार। तो अगर इसका देखें हम लोग तो इसका हाँ, ये तीसरा आपका ठीक होगा। परामस्तिष्क घात में तीसरा ठीक है आपका। और फिर जन्मजात साइटोमेगालो विषाणु होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है वो हमको देखना है। तो वो आपका है 4,
यानी विसर्पिका संबंधी विषाणु संक्रमण के कारण सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसको मैच कर देंगे आप लोग। फिर है डिसलेक्सिया की बात हो रही है, ये इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपका जो शब्द हैं और अक्षर हैं उनको पढ़ने संबंधी समस्याएं होती हैं। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जो बच्चों की थी, तारे ज़मीन पर, तो उसमें आपने देखा होगा उस बच्चे को यही प्रॉब्लम रहती है कि उसको शब्दों और अक्षरों को पढ़ने संबंधी समस्याएं रहती हैं। तो ये आप इसको इससे मैच कर देंगे। और डी है आपका कि निस्टेगमस, इसको आप मैच करेंगे सेकंड कि ना चाहते हुए भी आँखों का तेजी से घूमना, ना चाहते हुए भी आँखों का तेजी से घूमना और जिसका चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है और चक्कर आते हैं, ये इससे आपको मैच कर देंगे। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका ठीक है, जो 4 है आपका बिल्कुल ठीक है। अब 92 आपका क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए एक तरफ आपको शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी व्याख्या है। ये परेशानियों या बीमारियों के या किस कमियों के जो ग्लूकोमा है ये आँख से संबंधित है, इस तरीके की परेशानियां हैं। और हाइपरोपिया ये भी आँखों से संबंधित है। तो ये आपको जो बीमारियां हैं वो बताई गई हैं और उनकी व्याख्या एक साइड में बताई गई, तो आपको मैच करना है। तो पहला है दृष्टि वैषम्य, तो इसको किससे, इसका मतलब क्या है, इसका आपका जो होगा वो है कि इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, धुंधला दिखता है और जो कि कॉर्निया के आसमान कोने अथवा आँख के असमान लेंस के परिणाम स्वरूप होता है। इसका आपका ये हो गया। और आगे है आपका ग्लूकोमा का है आँखों में द्रवों के प्रवाह से सीमित होने पर ऐसा होता है, ये इसका आपका हो गया। फिर है हाइपरोपिया का आपका जो है वो है, इसमें सामान्यतः दूरदृष्टि दोष के रूप में माना जाता है। इसमें जो आपकी दृष्टि है, दूर की चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ती ठीक से, तो इसमें सामान्यतः दूरदृष्टि दोष के रूप में माना जाता है। और जो कॉर्निया है, कॉर्निया के विफल होने से ये होता है। अब आगे है आपका कि रेटिनिटिस पिगमेंटोसा, ये भी एक बीमारी का नाम है। तो ये जो है आपका होता है, इसमें क्या होता है, ये एक वंशानुगत विकार है और जिसमें रेटिना में अपक्षय होता है। जो रेटिना है आपकी उसमें अपक्षय होता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका जो ठीक है वो पहले का आपका था 5वां, तो आपका ये पहला ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है 93, मोरफेन संलक्षण निम्नलिखित में से क्या है। ये जो चीज़ है क्या है, ये एक आनुवांशिक जो विकार है, जो आपके जीन्स होते हैं, ये उससे रिलेटेड आनुवांशिक विकार है जिसे कि हम मोरफेन संलक्षण कहते हैं। तो इसका पहला आपका बिल्कुल ठीक होगा। नाइन्टी 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान निःशक्तता दुर्बलता वाले छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु सबसे उपयुक्त है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें आपका होगा व्यक्तिक शिक्षा अधिगम। जो इस तरीके के बच्चे होते हैं उनकी जो दुर्बलता वाले छात्रों के अधिगम संबंधी आवश्यकताओं के समाधान के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो है व्यक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी कि IEP। ये इसमें बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अध्यापक शिक्षा को पेशेवर बनाने में निम्नलिखित में से किसमें अधिक संभावना है। तो पहला है आपका कि अध्यापक
संघों का गठन करना, शिक्षण अधिगम प्रणालियों की क्रियान्वित हेतु अध्यापक कोड विकसित करना। तीसरा है कि अध्यापकों को विशेष पैकेज दिए जाएं कि सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाना। तो इसका जो आपका ठीक होगा वो है शिक्षक अधिगम प्रणालियों की क्रियान्वित हेतु अध्यापक कोड विकसित करना। ये इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है कि अध्यापकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, कि अध्यापकों की कुशलता को या कौशल को अच्छा बनाने के लिए, गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीचे कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें से किनका विशेष संबंध जो है वो सेवारत अध्यापकों की शिक्षा से है। यहाँ पे हम लोगों को देखना है कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहाँ पे जो इन सर्विस में है, जो इन सर्विस में जो टीचर हैं इस टाइम सेवारत हैं, उनके नज़रिए से हमको देखना है कि कौन से कार्यक्रम उनकी गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। तो पहला आपका है प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा है कौशल शिक्षा और विशिष्ट विषयों में अध्यापन पाठ्यक्रम, डी है आपका अध्यापक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम और ई है कि विशेष प्रवीणताओं हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो आपका होगा एक तो जो प्रारंभिक परीक्षण है वो तो होगा ही प्रारंभिक परीक्षण। दूसरा आपका है कि कौशल, इसमें भी कौशल विकास प्रशिक्षण हो रहा है, यानी कि उनके जो इन सर्विस में टीचर हैं उनकी कौशल को, उनकी स्किल को और डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनको अपडेट किया जाता है समय के हिसाब से। और आपका जो विशेष प्रवीणताओं हेतु सूक्ष्म अनुरूपण, ये आपका है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका ए ठीक है, बी ठीक है और ई ठीक है। यानी कि आपका सेकंड ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या कि TQM के अनुप्रयोग हेतु निम्नलिखित में से उपायों में से किसे उपयोगी माना जाता है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि विभिन्न राज्यों में अध्यापकों की अपेक्षित संख्या का पता लगाना, अध्यापकों की मांग आपूर्ति सुनिश्चित करना, कि अध्यापक शिक्षा जो प्रशिक्षक के विशेष समूहों हेतु कार्य की क्षमता तथा कार्य करने की तत्परता संबंधी विश्लेषण करना, कि अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं की संख्या का पता लगाना, कि अध्यापक शिक्षकों द्वारा शक्ति न्यूनता अवसर और चुनौती संबंधी विश्लेषण, स्कूल पद्धतियों में सुधार हेतु क्रियात्मक आपके अनुसंधान परियोजनाएं बनाना। तो इसके हिसाब से आपका जो ठीक होगा वो है, देखिए जो अगर बी है कि अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षकों के विशेष समूहों हेतु कार्य की क्षमता कैन डू तथा कार्य करने की तत्परता विल डू, इस बात को उसमें फॉलो करना। और आगे देखा जाए तो आपका है कि अध्यापक शिक्षकों द्वारा शक्ति न्यूनता अवसर और चुनौती संबंधी विश्लेषण, एक ये है। और आपका एक स्कूल पद्धतियों में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान परियोजनाएं, एक ये है आपका। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका ठीक हुआ, एक तो बी आपका ठीक है और डी आपका ठीक है, तो आपका सेकंड बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक व्यवसाय के रूप में अध्यापन को परिभाषित करने के लिए प्रासंगिक है। अब इसमें आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें भी कूट दिए गए हैं, आपको चयन करना है कि पहला है कि अध्यापन व्यवसाय में ज्ञान संगठित रूप में होता है, पहला उन्होंने ये बताया है। ठीक है, दूसरा है कि अध्यापन व्यवसाय में कई दृष्टिकोण अंतर्निहित होते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि व्यवसायगत पूर्वापेक्षा नहीं है और अध्यापन व्यवसाय की अपनी ही नैतिक आचार संहिता है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो इसका पहला थर्ड आपका बिल्कुल ठीक है।
अब 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा प्रदान करने का प्रभावी परिपूरक है। अब यहाँ पे देखिए हो रही दूरस्थ शिक्षा की बात हो रही है कि जो दूरस्थ शिक्षा से अध्यापक शिक्षा किस तरीके से प्रदान करने में कौन सा प्रभावी है चीज़, तो वो हमको देखने, एक तो एडू सेट की बात हुई, स्मार्ट क्लासेस की बात हुई, आभासी विश्वविद्यालय की बात हो रही, चौथा आपका है वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी कि MOOC यानी कि मूक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। इससे हम कहीं पे भी अगर मूक्स की सहायता से हम कहीं पे भी बैठ के ऑनलाइन किसी भी कंट्री से अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो टीचर से संबंधित हो, चाहे हमारी किसी भी टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी शिक्षा हम ले सकते हैं। तो जो मूक्स की प्रणाली है दूरस्थ शिक्षा के लिए सबसे बेहतर है। तो 4 आपका ठीक है। अब आपका है 100 क्वेश्चन है कि अनुसंधान समर्थित साक्ष्यों के आलोक में निम्नलिखित में किस अध्यापक व्यवहार में संशोधन के लिए प्रभावी पाया गया। अब यहाँ पे हो रहा है कि अनुसंधान समर्थित साक्ष्यों के आलोक यानी कि उसको देखने में किसे अध्यापक व्यवहार में संशोधन के प्रभावी पाया गया। तो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो आपका है कक्षा में अध्यापन व्यवहार हेतु अंतःक्रिया विश्लेषण प्रक्रिया जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये आपका 2018 जुलाई के सारे जो क्वेश्चन हैं अब सॉल्व हो गए। और ये अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइए, उसको दोबारा समझाया जाएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।